कल्पना एकदम से अपने पंजों पर खड़ी होती है और उसके कॉलर पकड़कर उसे अपने बेहद करीब करती है और फिर एकदम से अपनी ओर उसके होंठों पर रख देती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि वरदान कुछ समझ ही नहीं पाता। जब तक वो कुछ समझ पाता है तब तक कल्पना उसे किस कर चुकी थी और फिर शर्माकर ऊपर की तरफ जा चुकी थी। वरदान एकदम से कल्पना की बच्ची, अब नहीं बच सकती तुम। वो भी झट से उसके पीछे जाता है। कल्पना जल्दी से अपने कमरे में जाती है और वरदान उसके पीछे। कल्पना अपने कमरे में पहुंचती है तभी लहंगे में उसका पैर उलझ जाता है और वो लड़खड़ा जाती है। जैसे ही वो गिरने वाली होती है तभी वरदान उसे थाम लेता है, जिससे दोनों ही संभल नहीं पाते और दोनों एक साथ गिरते हैं। बिस्तर पर कल्पना नीचे और वरदान उसके ऊपर। दोनों एक दूसरे को बेहद ही प्यार से देख रहे थे। दोनों की नज़रों में बस प्यार ही प्यार था। दोनों के बीच की खामोशियाँ भी बहुत कुछ बोल रही थीं। जैसे ही वो दोनों बिस्तर पर गिरते हैं तभी एक दूसरे को देखकर दोनों को हंसी आ जाती है और वहाँ के शांत माहौल में दोनों की हंसी गूंज जाती है और दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। वरदान तो कसकर कल्पना को अपनी बाहों में भरता है और उसकी नोज से अपनी नोज टच करते हुए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में भी ये पल आएगा। मुझे भी कभी किसी से इतना प्यार हो जाएगा जिसके बिना मैं रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। सच में तुम मेरी कल्पना हो, सिर्फ मेरी कल्पना, जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि शायद ही किसी ने किसी से की होगी। जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे कल्पना को उससे और भी प्यार होता जा रहा था। वो बेहद प्यार से उसकी बटन के साथ खेलते हुए, वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना है वरदान। हाय, उसने इतने प्यार से इतनी नज़ाकत से बोला था ना कि वरदान को उस पर और भी प्यार आ जाता है और वो एकदम से करवट ले लेता है, जिससे वो नीचे और कल्पना उसके ऊपर, और इसी के साथ वो एकदम से कल्पना के बंधे बालों को खोल देता है, जो कि एकदम से उसके चेहरे पर जाकर गिरते हैं, जिनमें वो और भी खूबसूरत लगने लगती है। फिर वरदान अपने दोनों बाहें उसकी पतली कमर पर कसते हुए, अब बताओ क्या कहना है? कल्पना थोड़ी सी शरारत करते हुए, जानबूझकर उसको तंग करते हुए, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है वरदान, और मैं चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने से पहले ये बात तुम्हें बता दूँ, और वैसे भी ये सब तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है। वो अपने चेहरे पर गंभीरता के भाव लाते हुए बोलती है और उसका चेहरा देखकर वरदान भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो अपना एक हाथ उसके गाल पर रखते हुए, ऐसी भी क्या बात है कल्पना जो तुम इतनी परेशान हो रही हो? देखो, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जो कहना है आराम से कह दो। बहुत ही आराम से, बहुत प्यार से बोलता है वरदान, और एक बार फिर कल्पना का दिल लूट लेता है। जहाँ कल्पना अपने प्यार का इज़हार करने वाली थी, उसे ये बताने वाली थी कि वो शादी से पहले ही उससे प्यार कर बैठी थी। वहीं दूसरी तरफ अरमान वैदेही को लेकर शॉपिंग के लिए निकल गया था। पूरे रास्ते वैदेही खामोशी से अपना चेहरा फेर कर खिड़की से बाहर देखती रहती है। जैसे जैसे वो उस रास्ते को देख रही थी वैसे वैसे उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी, क्योंकि वो भी तो इसी शहर से थी। हाँ, बस वो काफ़ी समय बाद वापस लौटी थी। खैर, पूरे रास्ते उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। कुछ देर में अरमान की गाड़ी एक शोरूम के सामने रुकती है। अरमान गाड़ी में से बाहर निकलते हुए, चलो, और जो लेना हो जल्दी ले लेना, ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही मेरा बहुत टाइम ख़राब हो चुका है। बहुत ज़्यादा बेरुखी से बोलता है अरमान और फिर गाड़ी से बाहर निकल जाता है। वैदेही मन में, ये कभी भी कोई भी बात प्यार से और आराम से नहीं बोल सकता ना, और बोलेगा भी कैसे? जंगली है तो जंगलियों की तरह ही बोलेगा। और मैं भी कोई मरी नहीं जा रही इसके साथ वक्त बिताने के लिए। मुझे खुद तुमसे ज़्यादा जल्दी है। बड़बड़ करते हुए वो भी गाड़ी से बाहर निकलती है। फिर दोनों साथ में शोरूम की तरफ जाते हैं। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं तभी वैदेही की एक पुरानी सहेली जो वहाँ पर शॉपिंग करने आ रही थी, उसकी नज़र वैदेही पर जाती है। वो उसे वहाँ देखकर हैरान रह जाती है, और उससे भी ज़्यादा हैरानी उसे वैदेही को साड़ी में और उसकी मांग में सिंदूर देखकर होती है। वो समझ जाती है कि उसने शादी कर ली है, और वो ये भी जानती थी कि वैदेही वरदान को पसंद करती है, उससे प्यार करती है, और उसे यही लगता है
कि उसने वरदान से ही शादी की है। उसके पास खड़े अरमान पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वो एकदम से वैदेही के पास जाते हुए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तू मेरी वैदेही ही है ना? अपनी पुरानी दोस्त रितु को देखकर वैदेही भी हैरान रह जाती है, लेकिन उसे उतनी ज़्यादा खुशी भी होती है और दोनों झट से एक दूसरे के गले लग जाती हैं। दोनों को देखकर, दोनों के हाव भाव देखकर अरमान समझ जाता है कि ये दोनों पुरानी सहेलियां हैं। वो कुछ नहीं बोलता और आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी रितु की आवाज़ उसके कानों से टकराती है। ओ माय गॉड वैदेही, तूने शादी कर ली? आखिर तूने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। मतलब तूने वरदान को बता दिया कि तू उससे कितना प्यार करती है और अब तूने उससे शादी कर ली। वाओ! लेकिन वरदान कहाँ है? वो इधर उधर देखते हुए बोलती है, जहाँ उसकी बातें सुनकर वैदेही का चेहरा एकदम से उतर गया था। वही अरमान के कदम वहीं ठिठक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर हैरानी से वैदेही की तरफ देखता है, क्योंकि वो ये बात नहीं जानता था कि वैदेही वरदान से प्यार करती है। तभी वैदेही का ध्यान उस पर जाता है और उसका चेहरा देखकर वो समझ जाती है कि उसने सब कुछ सुन लिया है। ऋतु उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या तू और वरदान? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, तभी अरमान, वैदेही चलो, हमें लेट हो रहा है। वो जानबूझकर वैदेही को वहां से अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उस वक्त से वैदेही के चेहरे के जो भाव थे, उस वक्त जो उसकी हालत थी, वो अरमान से छिपी नहीं थी। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर आई इस तकलीफ को वो महसूस कर पा रहा था, उस तकलीफ को देख पा रहा था और कहीं ना कहीं यह तकलीफ उसे भी हो रही थी। वैदेही ऋतु की तरफ देखकर, फिर मिलेंगे तो बताऊंगी, बस इतना कहकर वो जल्दी से आगे बढ़ जाती है। ऋतु समझ जाती है कि उसकी शादी वरदान से नहीं हुई है। उसे उसके लिए बुरा भी लगता है, क्योंकि वो जानती थी कि वैदेही किस हद तक वरदान को पसंद करती है। वो उसके लिए प्रार्थना करते हुए, हे भगवान, ये बेचारी तो पहले ही मुसीबत की मारी थी, सिर्फ एक वरदान के प्यार का सहारा था इसके पास, वो भी आपने छीन लिया। लेकिन फिर भी मैं दुआ करती हूँ कि जिस इंसान को आपने इसके लिए चुना है, वो इसे भरपूर प्यार दे, जिंदगी की सारी खुशियाँ दे। वो मनी मन ये सब कह रही थी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं वैदेही, जो एक बार फिर अपने अतीत में चली गई थी, बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर काबू पाया हुआ था। खुद पर काबू पाकर, खुद को समेटकर बड़ी मुश्किल से वो अपने लिए कपड़े देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो बार बार आंसू आ रहे थे, चेहरे पर जो दुख आ रहा था, तकलीफ आ रही थी, वो अरमान से छिपी नहीं थी। उसकी तकलीफ देखकर अरमान को पता नहीं चलता कि उसे क्या हुआ और वो कब जाकर वैदेही की हेल्प करने लग गया कपड़े पसंद करने में। वो बस उसको सहज करना चाह रहा था, कंफर्टेबल कर रहा था, जो कि वैदेही भी समझ रही थी। ये पहली बार था जब दोनों बिना लड़े, बिना किसी बहस के एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद को देख रहे थे। उधर वरदान कल्पना को सहज करते हुए, तुम्हें जो कुछ भी मुझसे कहना है ना, आराम से कह दो। तुम्हें मुझसे घबराने की या कुछ कहने के लिए झिझकने की ज़रूरत नहीं है। कल्पना एकदम से, तुम तो जानते हो ना वरदान, कि सबका अतीत होता है। मेरा भी था। मेरी जिंदगी में भी कोई था जिससे मैं प्यार करने लगी थी, उसे बेहद चाहने लगी थी, और ऐसा मैंने पहली बार महसूस किया था। पहली बार मैंने किसी से प्यार किया था, पर फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आ गए और तुमने ऐसे अचानक से मुझसे शादी कर ली, और मेरा पहला प्यार। कहते कहते वो चुप हो जाती है, क्योंकि उस वक्त वो वरदान के चेहरे पर आते जाते एक्सप्रेशन को देख रही थी। साफ पता चल रहा था कि यह सब बातें वरदान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। वो तो सुन भी नहीं पा रहा था कि कल्पना किसी और से प्यार कर सकती है। उसके चेहरे पर जलन के भाव साफ नजर आ रहे थे, और उसे ऐसे देखकर कल्पना को बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि वो थोड़ा गुस्सा करेगा, नाराजगी जताएगा, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि वो शख्स कोई और नहीं वही है, तो वो कितना खुश होगा। अपनी बात अधूरी छोड़कर वो कमरे में लगी खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है। वरदान, जो अभी तक उसकी बातों में उलझा हुआ था, वो एकदम से उसके पास जाता है और उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए, तुम सच में किसी और से प्यार करती थी कल्पना?
बदले में कल्पना अपनी नज़रें झुकाकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तो फिर तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? वरदान उससे सवाल करता है। कल्पना मासूमियत से पहले बताती तो तुम्हें अच्छा लगता क्या? तो फिर अब क्यों बता रही हो? अब क्या मुझे खुशी मिल रही है ये सुनकर? वो नाराजगी से बोलता है। कल्पना को उसकी हालत पर मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वो एकदम से, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी वरदान, पर वो मेरा पहला प्यार है। पता नहीं क्यों मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। वरदान बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। वो उसके पास जाता है और बेहद आराम से, देखो कल्पना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी खुशी से मेरी खुशी है। अगर तुम्हारी खुशी तुम्हारे पहले प्यार के साथ है तो, कहते कहते वो चुप हो जाता है। कल्पना मंद मंद मुस्कुराते हुए, नहीं ना, अब मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकती। तो क्या दोनों के साथ रहोगी? इस बार वरदान चिढ़ते हुए बोलता है। कल्पना खुशी से चहकते हुए, हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, मुझे चलेगा। एक तरफ मेरा प्यार और दूसरी तरफ मेरा पति। ये कहते हुए वो वरदान की तरफ देखकर अपनी एक आंख दबा देती है। उसकी बातें सुनकर वरदान का मुंह खुला रह जाता है, पर वो एकदम से, ये मजाक का वक्त नहीं है कल्पना, मैं बहुत सीरियस हूँ। तुम्हें ऐसा मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत कर दिया। बेबसी से बोलता है वरदान और फिर बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है। कल्पना देख पा रही थी कि इस हालत में भी उसे अपनी परवाह नहीं। इस मौके पर भी वो अपने बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि कल्पना के बारे में सोच रहा है, उसकी खुशी के बारे में सोच रहा है। इससे ज़्यादा प्यार करने वाला कहाँ मिलेगा कल्पना को। वो वहीं खड़ी वरदान को देख रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। कल्पना एकदम से उसके पास जाती है और प्यार से उसके बालों में हाथ घुमाते हुए, क्या सोच रहे हो वरदान? वरदान उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी गर्दन झुकाते हुए, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया ना कल्पना? एक पल के लिए नहीं सोचा कि तुम्हारे दिल में कोई और भी हो सकता है। बस तुमसे शादी कर ली। मुझे माफ़ कर दो कल्पना, मुझे माफ़ कर दो। अनजाने में तुमसे तुम्हारे प्यार को दूर कर दिया मैंने। इतना गलत कर गया मैं। यह कहते कहते उसका गला रुंध जाता है। कल्पना देख पा रही थी कि ऊपर से इतना मजबूत बनने वाला वरदान अंदर से कितना सेंसिटिव है, कितना ज़्यादा इमोशनल है, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह। जैसे कोई छोटा मासूम बच्चा गलती होने पर अपना मासूम सा पछतावा करता है, ठीक वैसे ही वरदान इस वक्त कल्पना को लग रहा था। और वरदान का यह रूप देखकर कल्पना को उससे और भी प्यार हो गया था। जो इंसान उसका पति बन चुका है, जो उसके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है, और उस वक्त उसे ये पता चले कि उसकी बीवी किसी और से प्यार करती है, और बजाय वो उस पर गुस्सा करने के, चिल्लाने के, उससे ये कह रहा है कि अगर तुम्हारी खुशियाँ उस इंसान के साथ हैं तो तुम आज़ाद हो। इससे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान कहाँ मिलेगा कल्पना को, और उसे अब कोई चाहिए भी नहीं। कल्पना एकदम से उसका चेहरा अपने हाथों में भरती है और उसका चेहरा ऊपर करते हुए, हाय मेरे भोलू राम, इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें ये कहूँगी कि मैं शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी तो तुम गुस्सा करोगे, नाराज़गी दिखाओगे, मुझसे लड़ोगे, झगड़ा करोगे, लेकिन यहाँ तो तुमने मेरी खुशी के लिए मुझसे अलग होने के लिए भी तैयार हो। इतना प्यार मत करो मुझे वरदान। यह कहते हुए वो उससे लिपट जाती है। वरदान भी अपनी बाहें उसकी पतली कमर पर कस देता है और भावुक होते हुए, यह तो कुछ भी नहीं है कल्पना, मैं तो तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं अपनी चाहत के दिखा नहीं सकता, जता सकता हूँ। उसने अपना चेहरा कल्पना के पेट में छुपा रखा था और बोलते वक्त उसके होंठ कल्पना के पेट से टकरा रहे थे, जो उसे पागल कर रहे थे, मदहोश कर रहे थे। वो आगे बोलना जारी रखते हुए, और ये बात मैं सिर्फ यूं ही नहीं कह रहा कि तुम्हें अच्छा लगे या दिखावा के लिए। मैं सच में यह कह रहा हूँ कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम बस खुश रहो, फिर चाहे तुम मेरे साथ रहो या। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, तभी कल्पना एकदम से उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए, चुप, बस अब दूर जाने की बात मत करो। ये कहते हुए वो उसकी गोद में बैठ जाती है और बेहद प्यार से उसका माथा चूमते हुए, हाँ ये सच है कि मैं शादी से पहले किसी से प्यार करती थी, लेकिन मैं उस इंसान को जानती नहीं थी। मैं बस उसकी अच्छाइयों को जानती थी,
उसकी खूबियों को जानती थी। सिर्फ एक बार देखा था मैंने उसे और ऐसा लगा था जैसे उसे जन्मों से जानती हूँ। जैसे वही है जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। और जानते हो वो इंसान कौन है? तुम हो वरदान, तुम हो। यह सुनते ही वरदान की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो एकदम से, नहीं तुम मेरा दिल रखने के लिए ये सब बोल रही हो ना? कल्पना मुस्कुराते हुए नाम में अपनी गर्दन हिलाती है और फिर एक एक करके उसकी दोनों आंखें चूमते हुए, कल्पना सिर्फ तुम्हारी है वरदान, सिर्फ तुम्हारी। इसके बाद वो उसे सारी सच्चाई बताती है कि कैसे उसने एक दो बार उसे दूसरे लोगों की मदद करते हुए देखा तो उसकी तरफ खींची चली गई, अट्रैक्ट हो गई। मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा था वरदान, बस तुम्हारी बाजू पर बने टैटू को देखा था। और फिर जब मुझे शादी के बाद ये पता चला कि तुम तो वही हो, तो उस वक्त मुझे कितनी खुशी हुई वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जैसे जैसे वो बोल रही थी वैसे वैसे वरदान को हैरान करती जा रही थी और साथ के साथ वो कभी उसके होठों को, कभी उसके गले को, कभी उसके माथे को, कभी उसकी आंखों को चूमती जा रही थी। वो हर पल, हर लम्हा वरदान को अपने बेपनाह प्यार का एहसास करवा रही थी, जो कि वरदान को भी महसूस हो रहा था। सारी बातें सुनने के बाद वरदान जितना खुश था ना, शायद उस दुनिया में कोई और खुश होगा। वो हैरान था कि कोई उसके जैसे पत्थर इंसान से भी प्यार कर सकता है, वो भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए। तुम सच कह रही हो? तुम सच में मुझसे प्यार करती थी? मतलब इतनी देर से तुम जिसकी बात कर रही थी वो मैं ही हूँ? कल्पना उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा उठती है। हाँ वरदान, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तभी वरदान को उसकी शरारत समझ में आ जाती है कि वो जानबूझकर उसे तंग कर रही थी, उसकी टांग खींच रही थी। वरदान झूठी नाराजगी जताते हुए, तो अभी तुम क्या बोल रही थी कि एक तरफ पति, एक तरफ प्यार, दोनों के साथ रह लूंगी? वो सब क्या था? तंग कर रही थी ना तुम मुझे जानबूझकर? वो उससे सवाल करता है। बदले में कल्पना के होठों पर शरारती मुस्कान तैर जाती है और वो झट से उसकी गोद में से निकलकर वापस बिस्तर के ऊपर लेटते हुए, हाँ मैंने सोचा तुमने मुझे इतना परेशान किया है, इतना तंग किया है, तो थोड़ा तो मेरा भी बनता है ना। वैसे भी तुम्हें तंग करने में मुझे बड़ा मजा आता है, वो अपनी हंसी छुपाते हुए बोलती है। तभी वरदान एकदम से लपक कर उसे पकड़ लेता है और ठीक उसके ऊपर आते हुए, अच्छा जी, तो तुम्हें मुझे तंग करने में बहुत मजा आता है। अब बदले में मैं तुम्हें कितना तंग करूंगा, ये सोचा है तुमने? लगभग वो उसे कसकर पकड़ते हुए बोलता है, इतना कसकर कि कल्पना खुद को छुड़वा ही नहीं पा रही थी। वो एक नज़र वरदान की आंखों में देखती है, जहाँ उसे अपने लिए प्यार, चाहत, मोहब्बत और थोड़ी सी शरारत सब नजर आ रही थी। वो मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका लेती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। पर वो कुछ ना बोल कर भी बहुत कुछ बोल गई थी और इस वक्त तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बस। और जब से वरदान को ये पता चला था कि वो शादी से पहले ही उससे प्यार करने लगी थी, वो भी बेहद, अब तो वो उसे और भी ज़्यादा उसे चाहने लगा था। वो आहिस्ता से उसके और करीब जाता है, उसका एक हाथ उसके बालों में फंसाकर अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करते हुए, आई लव यू कल्पना, आई रियली लव यू, ये कहता हुआ वो उसके होठों पर झुकने लगता है। कल्पना की आंखें तो खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और वो मधोसी से, आई लव यू वरदान, आई लव यू टू, ये कहते हुए वो खुद अपने होठों को वरदान के होठों से छुआ देती है। दोनों एक दूसरे को बेतासा चूमने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को अपने बेपनाह प्यार का एहसास करवाने लगते हैं। इस वक्त दोनों पूरी तरह अपने प्यार में डूब चुके थे। कोई होश नहीं था दोनों को और दोनों होश में आना भी नहीं चाहते थे। वरदान बेहद प्यार से उसको किस कर रहा था और साथ के साथ उसके हाथ कल्पना के बदन को तराश रहे थे। ऐसा ही हाल कुछ कल्पना का था। वो वरदान में इस कदर डूब चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने उसकी शर्ट के बटन खोल दिए और उसे उसके जिस्म से अलग कर दिया। वरदान भी एकदम से उसके ब्लाउज की हुक खोल देता है। कल्पना एक नज़र उसको देखती है और फिर शर्माकर उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। वरदान को उसकी इस अदा पर और भी प्यार आने लगता है और वो उसे अपने और करीब कर लेता है। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब, एक दूसरे में समाये एक कम्बल में लिपटे हुए थे। दोनों के कपड़े नीचे गिरकर जमीन की शोभा बढ़ा रहे थे और दोनों की तेज चलती सांसें उस बंद कमरे में साफ सुनाई दे रही थीं।
और दोनों ही एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास करवा रहे थे। दोनों ने अपने प्यार को पा लिया था और दोनों ही आज सही मायने में पति पत्नी बने थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।